प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में, जिसमें आज भी हम दो विषयों पर बारी बारी से बात करेंगे। दोनों विषय खासे महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने अरसे बाद एसआईआर को लेकर अपना फैसला सुना ही दिया। यह फैसला जनवरी से लंबित था। चीफ जस्टिस की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई थी, उस पर आज फैसला आया है, तो थोड़ी बातचीत उस पर करेंगे। और दूसरे चरण में फिर एक बार कांग्रेस पर बात करेंगे, जो कर्नाटक में पार्टी की कले से जूझ रही है। खबरें आ रही हैं कि कल कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। कितना सही कितना गलत थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, पर पहले चरण में हमारी बातचीत होगी एसआईआर को लेकर। चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों का गहन परीक्षण का अभियान पूरे देश में छेड़ा हुआ। शुरुआत इसकी बिहार से हुई थी। बिहार में बड़े पैमाने पर वोटरों की संख्या घट गई थी एसआईआर के नतीजे के चलते। चुनाव आयोग जिस तरीके से एसआईआर करा रहा था, उसको लेकर विपक्षी दल और कुछ सामाजिक संगठन खुलकर विरोध में आ गए थे। उनका मानना था कि ये चुनाव आयोग अपनी सीमाओं से बाहर जाकर काम कर रहा है। चुनाव आयोग शायद नागरिक है भारत का या नहीं, यहां तक का परीक्षण कर रहा है। चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के इशारे पर, मूलतः भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर मनमानी कर रहा है। इन आरोपों के साथ तमाम राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी थी। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और उनके सहयोगी इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद से यह फैसला लंबित था। इस दौरान बिहार का भी चुनाव हो गया, असम का भी हो गया, पश्चिम बंगाल का भी हो गया, पर आज फैसला आ गया। और जो फैसला आया वो विपक्षी दलों के तमाम आक्षेप और आरोपों को खारिज करता हुआ आया। चुनाव आयोग ने जो एसआईआर की प्रक्रिया को अपने हाथ में लिया है, ये उसका पूर्णतः संवैधानिक अधिकार है, ऐसा देश का सुप्रीम कोर्ट आज कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है जिस तरीके से एसआईआर कराई जा रही है वो निष्पक्ष है, सही तरीके से कराई जा रही है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उसे यह अधिकार नहीं है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं है, ये चुनाव आयोग तय करे। लेकिन वोटर लिस्ट में नाम रहने के संदर्भ में चुनाव आयोग को परीक्षण करने का पूरा अधिकार है। तो अब एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट से मिल गई। अब इसकी प्रतिक्रिया क्या है? इसकी प्रतिक्रिया अलग अलग किस्म की आ रही है। तमाम विपक्षी दल निराश हैं। योगेंद्र यादव जो जाने माने सेफोलॉजिस्ट रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस याचिका का एक हिस्सा भी थे। उनका मानना था कि एक आखिरी उम्मीद थी लोकतंत्र के बचने के संदर्भ में। उस स्तंभ के आखिरी कुछ हिस्से भी ढह गए हैं। विपक्ष के स्तर पर निराशा है, पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये संवैधानिक प्रावधानों की जीत है। ये चुनाव आयोग के संदर्भ में जो कुछ भी चल रहा है, उस पर विपक्ष जो आरोप लगा रहा था, उसकी असलियत खुलकर सामने आ गई है। तो हमारा विषय सुप्रीम कोर्ट ने माना, एसआईआर नहीं मनमाना। इस पर ही बात करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर ममता त्यागी जी हैं, जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ डॉक्टर टीना करमवीर हैं, जो प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सुमित मेहरोत्रा टीएमसी से। इसके अलावा पूर्व उपचुनाव आयुक्त डॉक्टर आलोक शुक्ला जी को भी हम अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर टीना करमवीर से करेंगे। लेकिन उससे पहले दो बयान जो इस फैसले के बाद सार्वजनिक हुए हैं, उन्हें सुन लेंगे। गलत खबर सुनी है आपने। खबर यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन के एसआईआर को वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। असली खबर यह है कि अब इस देश में वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुना करेगी। बाकी ये 124 पेज का जजमेंट है, बहुत अंग्रेजी है, आप पढ़ लेना। मगर असली खबर यह है कि अब बीजेपी इस देश में तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता है। खबर यह है कि इस चुटकुले को प्रयास आज सर्वोच्च न्यायालय के धरातल पर निष्फल और निष्प्रभावी सिद्ध हुए हैं। इसलिए यह कांग्रेस की एक पूर्ण पराजय है, जो नैतिक, राजनैतिक और संवैधानिक तीनों आयामों पर कांग्रेस और विपक्ष ध्वस्त हो गया है। तो डॉक्टर टीना करमवीर जी, सुप्रीम कोर्ट ने बताया एसआईआर सही,
जिस एसआईआर को आप अपनी पराजय का कारण मान रहे थे, आप और आपके साथी, और तमाम सवाल उठा रहे थे। आप लोग तो बोलते हो अदालत पर आपको भरोसा है, अदालत पर आपका विश्वास है। उस विश्वास वाली जगह से फैसला है, जो कुछ भी हो रहा है निष्पक्ष हो रहा है, सही हो रहा है। क्या कहते हैं डॉक्टर टीना जी, स्वागत करती है फैसले का? जी, जय संविधान। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, सबसे बड़ी मूल गलती जो की थी कि एसआईआर के माध्यम से समय। अब आप देखिए, बिहार में एसआईआर किया गया था, 4 महीने दिए गए थे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर किया तो 5 महीने दिए गए थे। तो समय सीमा ही है। कितने बीएलओ ने सुसाइड किया, ये पूरे देश ने देखा है। लेकिन इस गलती को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। इस बात का हमें बेहद चिंता भी है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट ने और कुछ और कहा कि नागरिकता के विषय में भी कहा कि जो चुनाव आयोग है वो संस्था जो है वो अंतिम संस्था नहीं है नागरिकता के लिए। तो जो ये 7.5 करोड़ जो चुनाव आयोग के द्वारा हटा दिए गए हैं वोटर्स पूरे देश से, तो उनको अधिकार छीनने का अधिकार किसने दिया? ये सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए था ना कि भाई ये अधिकार किसने दिया आपको? इन लोगों के जो मताधिकार हैं, चाहे एक दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे देश के पूंजीपति वर्ग का कोई भी, अडानी अंबानी, सबकी वोट की कीमत तो बराबर है ना। तो आप उनके वोट कैसे काट सकते हैं? और फिर ये कह रहे हैं डिसीजन में कि भाई दोबारा वोट डाल सकते हैं बिहार में। अच्छा, जो सरकार बना दी वो कैसे बना दी? फिर ये सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आज भी हमारे सवाल उसी पर है कि एसआईआर के माध्यम से जानबूझकर ये वोट काटे गए हैं। और ये सरकार किस तरीके से चुनी गई है, वेस्ट बंगाल में चुनी गई, बिहार में चुनी गई है, पूरे देश ने देखा है। वोट चोरी करके जो है सरकार बना ली गई है इनके द्वारा। लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन में ये एक बार भी नहीं कहा, और हम तो बार बार ये सवाल अभी पूछेंगे ही, लगातार पूछेंगे कि ये संस्था क्या कर रही है। चुनाव आयोग को किसने अधिकार दिया इतने सारे लोगों को? 7 करोड़। आप तो जनसंख्या वैसे ही खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब तो इनको अधिकार दे दिया क्या? हम तो सवाल बार बार पूछेंगे कि सवाल तो ठीक है टीना जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एसआईआर मनमाना नहीं है, एसआईआर जिस प्रक्रिया से हो रही है वो निष्पक्ष है, चुनाव आयोग अपने अधिकार के दायरे में रहकर काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर आप ये सारी बात तो बहुत पहले से बोलते आ रहे थे। महुआ मोइत्रा, मनोज झा, केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया सुले, योगेंद्र यादव, सब तो गए थे सुप्रीम कोर्ट। ये सारे तर्क वहां दिए थे ना, और चीफ जस्टिस की बेंच ने ये फैसला दिया है, ये सारे तर्क वहां दिए थे। इसके बाद ये फैसला आया है। तो क्या समझें आप, जो कुछ सड़क पर चिल्ला रहे हैं वो कानून की कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर, तथ्य की कसौटी पर कहीं ठहर नहीं रहा। ऐसा सुप्रीम का आदेश पूरे देशवासियों को बोध करा रहा है। तो अब अपने कार्यकर्ताओं को बोले भाई एसआईआर के अंतर्गत ठीक से अपने वोट बचाओ, या चिल्लाते रहेंगे एसआईआर बहुत गलत हो रहा है, तो आप मान लें कि अब आपसे कुछ नहीं होगा। नहीं, देखिए, ये सवाल ही नहीं है कि एसआईआर वैध है या अवैध है। सवाल तो यहाँ है कि जो जिंदा लोग हैं, आप उनकी वोट क्यों काट रहे हैं? सवाल ये पूछा जाएगा ना कि जो आप जाके नाम की स्पेलिंग पूछते हैं, आप उनका वोट से अधिकार छीन लेते हैं। ये बांग्लादेश के बॉर्डर में जाकर देखिए क्यों छीन रहे हैं। वो जब से भाजपा की सरकार आई है वहां पे कतार लग गई है देश छोड़ने वालों की। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पैक कर लो अपना सामान, वहां पे कतार लग गई। अब क्या बोलती हो डॉक्टर टीना जी? ये बताइए ना कि कितने घुसपैठी निकाल दिए हैं। फिर ये इसका भी जवाब देना चाहिए था। हम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसके साथ है? चुनाव आयोग के साथ है। चुनाव आयोग की हाँ में हाँ करती है। हम तो हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, उन्होंने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बकायदा। आप जाकर देखिए। तो आज के फैसले में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप बार बार अपना अतीत बता रही हैं, इस फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया? हम तो आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना चाहिए था ना कि आप कह रहे हैं कि नागरिकता का अधिकार नहीं है, तो ये वोट क्यों काट दिए? ये तो गृह मंत्रालय का, आप ही कह रहे हैं ना कि सब चुनाव आयोग एडमिनिस्ट्रेटिव डील करेगा। तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव डील के चक्कर में आपने वोट का अधिकार क्यों छीन लिया? ये तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो होम मिनिस्ट्री को करना चाहिए था। आपको किसने इतना दादागिरी दे दी? आपको किसने इतना बड़ा अधिकार दे दिया? हम तो बार बार पूछेंगे और लगातार सड़क से लेके संसद तक के सवाल पूछेंगे। कोई डिसीजन आया है, ठीक है, लेकिन इस डिसीजन पर भी हम सवाल उठा रहे हैं। हम सवाल अभी भी यही लगातार पूछ रहे हैं कि आपको या चुनाव आयोग को किसी ने अधिकार ही नहीं दिया है। ये अधिकार ही नहीं दिया है। टीना जी अपने सवालों के साथ है। सुप्रीम कोर्ट का जो उत्तर है
जो फैसला है उस पर उनकी टिप्पणियां नहीं आ रही। लेकिन मैं डॉक्टर ममता त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने टीना जी की पूरी बात सुनी है। टीना जी का दर्द, टीना जी की तकलीफ, टीना जी के सवाल सबसे आप रूबरू हुई। आपकी प्रतिक्रिया ममता जी? योगेंद्र यादव ने तो कह दिया है कि अब वोटर तय नहीं करेगी, सरकार वो बनाएगा। सरकार तय करेगी या भाजपा तय करेगी कि वोट कौन डालेगा। इतना अधिकार संपन्न आज आप हो गए, ऐसा याचिकाकर्ता इस फैसले की रोशनी में महसूस कर रहा है। आप क्या महसूस कर रही हैं? नमस्कार हिमांशु जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। और टीना जी का जवाब देने के लिए कहना चाहूंगी कि येन केन प्रकारेण और एक किम कर्तव्य मूड। किन कर्तव्य मूड का मतलब होता है कि आप कंफ्यूज हैं, कि आप जानते ही नहीं कि आपके साथ में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही। अगर मैं बिहार और बंगाल दोनों की बात करूं तो टीना जी को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी। हिमांशु जी, आप भी जानते हैं कि 20 वो कंस्टिट्यूएंसी जहां पर सबसे ज्यादा वोटर डिलीशन हुआ, उसमें से 13 लगभग 20 में से 13 सीटें टीएमसी ने जीती। और कांग्रेस बिहार का जो उसका प्रदर्शन है और बंगाल का प्रदर्शन है, उस पर मैं कहूंगी कि एसआईआर अपने लिए करे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अपने नेतृत्व के लिए करे, अपनी पॉलिसीज के लिए करे, अपनी चीजों को गौर से ऑब्जर्व करे कि उनके साथ ऐसी क्या दिक्कत हो रही है कि वो हर बार फेल हो जा रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक सीधी सी बात एक सामान्य नागरिक भी जो समझता है वो बहुत अच्छे से यह है कि देश की चुनाव प्रक्रिया या संविधान की रक्षा तभी हो सकती है जब योग्य व्यक्ति उसमें चुनाव में मतलब भागीदार बने, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हो, लेकिन वो इसका ना बने। और हकीमपुर बॉर्डर पे लगी हुई लंबी लंबी लाइनें खुद यह बताती हैं कि एसआईआर कितना जस्टिफाइड था और कितना सही था। इनके साथ तो वही चीज हो रही कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ कर रहे थे। तो ये अभी भी एटम बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, हर तरह के बम फोड़ने के बावजूद, हर तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बावजूद ना तो अपने कार्यकर्ता को ना अपने वोटर्स को अपनी बातों से ही नहीं कन्विंस कर पा रहे। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इन्हें कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या चाहते हैं और हो क्या रहा है। जनता से इनका कनेक्शन खत्म हो गया क्योंकि पॉलिसीज के हिसाब से इन्हें ये पता ही नहीं होता इंडिया अलायंस में कहा ये जो वहां पर आरजेडी के साथ होते हैं। और लास्ट टाइम तक भी कई बार तो कंफ्यूजन ये हो रहा है कि आरजेडी के साथ है या नहीं है, कहां पर वो ममता दीदी के साथ है, लेकिन जब हार जाते हैं तो ममता दीदी के साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन है, पॉलिसी की कंफ्यूजन है। और अगर मैं टीना जी की बातों को एनालाइज करूं तो इनका एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे आज के समय में नजर आता है वो ये है हिमांशु जी, बात कुछ भी हो रही हो, मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन मुझे 2-3 चीजें हैं जो पर्टिकुलर है इनकी कांग्रेस वालों की प्रवक्ताओं की जवाब में हमेशा मिलती है। अडानी, अंबानी और आरएसएस के ऊपर किसी ना किसी वे में आक्षेप करना है। लेकिन देश की जनता आपकी नेगेटिव फॉल्स प्रोपेगेंडा सब कुछ बहुत अच्छे से समझ चुकी है। अब आपको जरूरत है स्पेशल इंटेंसिव रीजन करिए अपनी राहुल गांधी की पॉलिसी के लिए, अपने नेतृत्व के लिए, क्योंकि एसआईआर तो देश की लोकतंत्र की संरक्षक बनी और उसने दिखाया। ममता जी ने सीधे सीधे तौर पे कहा कांग्रेस या विपक्ष को अपने अंदर मूल्यांकन की जरूरत है, ना कि अब इस एसआईआर के खिलाफ और ज्यादा प्रलाप करने की जरूरत है। जिस एसआईआर के चलते बिहार और पश्चिम बंगाल को लेकर टीना जी सवाल उठा रही हैं, पर उस एसआईआर के बाद केरल में कांग्रेस की सरकार बन गई। टीना जी आपकी जानकारी में रहे, क्योंकि सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ में हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, उनका भी नजरिया जान लेते हैं। वो भी अभी तक कारण खोज रहे हैं हम क्यों हारे। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एसआईआर तो सही हुई। अभी भी सुमित जी एसआईआर के लिए आपकी शिकायत है या अब आप खोज रहे हैं अपनी पार्टी की गलतियों को, अपनी गलतियों को, या कुछ और मन है? नहीं हिमांशु भाई, देखिए जिस तरीके से बंगाल चुनाव जो हुआ है उसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरीके से 100-100 कुछ सीटों के ऊपर जो धांधली हुई है उसमें हमें हराया गया। मैं आज भी कहता हूं ना, आप अगर इतने ही ईमानदार व्यक्ति हैं और पूरे देश में देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय नरेंद्र दास दामोदर दास जी का अगर डंका बज रहा है तो आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, हम लोग तैयार हैं। हमारी बैलेट और मशीन इस पर अपन बाद में बात कर लेंगे। अभी तो बात एसआईआर पर हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला एसआईआर पर दिया है। एसआईआर को जायज करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुमित मेहरोत्रा जी की बतौर टीएमसी प्रवक्ता प्रतिक्रिया। हिमांशु भाई, मैं आपको फिर वही कहना चाहता हूं, अभी तो 27 लाख जो वोटर रह गए हैं, वोट नहीं कर पाए हैं, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया है।
ट्रिब्यूनल कोर्ट में भी अभी वंचित पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? चुनाव संपन्न हो गए हैं, उसके बावजूद भी उन्हें अधिकार नहीं है 27 लाख लोगों को वोट देने का। बड़े शर्म की बात है कि आपने बंगाल चुनाव करा दिया जल्दबाजी में। भाई 27, अगर जब तक पूरे ये कहते हैं कि एक भी वोट रह ना जाए, यही तो कहा था देश के प्रधानमंत्री ने, सभी को याद है। मैं तो ममता जी से भी कहना चाहूंगा कि साहब एक भी वोट रह ना जाए, जैसे आपके प्रधानमंत्री ने कहा था। तो 27 लोग रह गए हैं वोट देने से। ये कब देंगे? जब चुनाव दोबारा से आ जाएगा। आप लोग देश के अंदर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सुमित मेहरोत्रा जी का एक वाजिब सवाल है, 27 लाख वोटर्स के वोट होल्ड करके ये पश्चिम बंगाल में चुनाव कराया गया। ऐसे यार कितना भी सही हो, पर 27 लाख लोगों ने इस बार वोट नहीं डाला। अगर उनका वोट जायज था तो उनके वोट के बगैर अगर फैसला आया है, वो फैसला कैसे जायज हो सकता है? पर मैं एक बार फिर डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब से समझने की कोशिश करता हूं कि इस आदेश को वो किस तरीके से ले रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। और विपक्ष अभी भी अपने सवालों के साथ खड़ा है कि हमें उत्तर नहीं मिला। सुमित जी पूछ रहे हैं 27 लाख वोटर्स के संदर्भ में इस फैसले में क्या कहा गया है? नागरिकता के संदर्भ में कौन प्रमाणित करेगा? चुनाव आयोग तो नागरिकता के आधार पर ही वोटर के रूप में मान्यता देने से इंकार कर रहा है। इसका उत्तर क्या इस आदेश में है? डॉक्टर आलोक शुक्ला जी। हिमांशु जी, पहले नागरिकता की बात कर लेता हूं। नागरिकता के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि नागरिकता का प्रमाण करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। उनको ये केस रेफर करना पड़ेगा संबंधित प्राधिकरण को, और संबंधित प्राधिकरण उस पर फैसला करेगी। तो इसलिए ये तो नहीं माना जा सकता कि जिनके नाम कटे हैं वो भारत के नागरिक नहीं है। तो ये बात तो अपने आप में एकदम साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आदेश में कहा है कि चुनाव आयोग केवल ये फैसला कर सकती है कि मतदाता सूची में नाम रहे या ना रहे, और अगर कोई शंका है नागरिकता के संबंध में तो संबंधित जो उचित प्राधिकरण है उसको वो मामला रेफर किया जाए और वो प्राधिकरण उसके बाद उसमें फैसला करेगी। तो एक तो ये बात हो गई जी। अब जहां तक सवाल हिमांशु जी इस बात का है कि SIR के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है, तो अब सब लोगों को इस बात को पूरी तरह से मान लेना चाहिए। इसमें अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उनका पूरा सम्मान करना है, सारे लोग करते हैं और उनका सर माथे है। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात इस बात की है, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से नाम कटे थे उन पर ट्राइब्यूनल का फैसला नहीं आया था, और मतदाता सूची उन्होंने पूरी ठीक से ठीक नहीं की, उसके पहले ही चुनाव हो गए। ये प्रश्न तो लोगों के मन में भी रहेगा ही रहेगा। और दूसरी चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट का भी यदि आप देखें तो बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने जो फैसले किए हैं बाद में बदली हुई परिस्थितियों में नए आर्ग्यूमेंट्स के साथ में उन फैसलों को बदला भी है। तो एक फैसला आया है, हो सकता है कि जो याचिका करता है वो किसी बड़ी बेंच के पास जाने की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जाने की बात करें, क्या करेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता इस समय। लेकिन देखने की बात यह है कि अगर ये फैसला देश के सभी लोगों को संतुष्ट करता है तो मामला समाप्त हो जाएगा, और अगर देश के सारे लोग संतुष्ट नहीं हैं तो विश्वास का संकट बना रहेगा। और अगर विश्वास का संकट तो रहेगा। मैं थोड़ा नागरिकता पे जाना चाहता हूं। आपने बताया फैसले के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं। अगर नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं तो वोटर है और वोटर के रूप में रहेगा कि नहीं रहेगा, यह चुनाव आयोग किस आधार पर तय करेगा? अगर कोई व्यक्ति 18 साल से ऊपर है, वो बता रहा है मैं यहां पर रह रहा हूं, तो उसे वोट देने से आप कैसे रोक सकते हैं? भाई आप भारत का नागरिक होकर दो जगह वोटर नहीं हो सकते। चुनाव आयोग इतना ही देख सकता है, पर मैं वोटर के रूप में कहां रहना चाहूं इसके संदर्भ में चुनाव आयोग कैसे तय कर सकता है? आपका कहना अपने स्थान पे सही है हिमांशु जी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है वो फैसला ये कहता है कि यदि चुनाव आयोग को शंका है नागरिकता पे तो चुनाव आयोग उनका नाम वोटर लिस्ट से काट सकता है, और उसके बाद फिर अपील की प्रोसेस है। बात तो यही उठ रही है ना कि 27 लाख लोगों की अपील पेंडिंग है। जिन लोगों के नाम कटे हैं कल के दिन अपील में हो सकता है उनके नाम वापस जुड़ जाए, उसको उसमें तो कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ही वो अपील की प्रक्रिया तैयार की है, सुप्रीम कोर्ट ने ही वो अपील की प्रक्रिया तय की है, उसमें लोगों ने अपीलें कर रखी हैं। तो कल के दिन मान लीजिए अपील उनकी स्वीकार हो जाएगी तो फिर चुनाव आयोग को उनका नाम छोड़ना ही पड़ेगा वोटर लिस्ट में।
तो कुल मिलाकर जब तक अपील का निराकरण नहीं हो जा रहा उससे पहले चुनाव कराना कितना तर्कसंगत है? ममता जी इस पर कोई टिप्पणी करेंगे? 27 लाख लोगों को तार्किक कारणों का हवाला देते हुए आपने पश्चिम बंगाल में वोट नहीं डालने दिया, मतलब चुनाव आयोग ने, और उसके बाद आप कह रहे हैं हम तो चुनाव जीत गए 27 लाख लोगों की गैर मौजूदगी में। उसके बाद विपक्ष सवाल उठाएगा ना ममता जी। और अगर योगी यादव कह रहे हैं क्या भाजपा तय करेगी कौन वोट देगा और नहीं देगा, तो गलत क्या है? हिमांशु जी, इसके लिए बस दो फैक्ट है या दो तथ्य है, मैं उनको आपके सामने रखना चाहूंगी। अगर आप इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया को देखें तो उसमें एक सिंपल सा रूल था कि 2003 तक जिसका वोटर लिस्ट में नाम था उसे कोई प्रूफ नहीं देना था। बहुत ही साधारण सा रूल था कि वो अश्योर है, मतलब 90% वोटर्स इसी प्रक्रिया के माध्यम से कंफर्म हो गए थे कि हाँ ये 2003 से भारत के वोटर हैं तो वो रहेंगी। दूसरी बात आती है कि उसके बाद जो नए वोटर्स ऐड हुए या जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए या जिनकी दो जगह वोट थी या जिनके परिवार में कोई डेथ हो गई या जो बाद में ऐड किए गए उनकी सिर्फ स्क्रूटनी हुई। और दूसरा तथ्य मैं आपको यहाँ रखना चाहूंगी कि मैंने अभी आपके सामने वेस्ट बंगाल का एक उदाहरण दिया कि 20 असेंबली जहां पर सबसे ज्यादा वोटर लिस्ट का डिलीशन हुआ, वोट लिस्ट वोटर कम हुए, उसमें से 13 सीट टीएमसी ने जीती। तृणमूल कांग्रेस ने वो सीटें जीती, जो अपने आप में बताता है कि ना तो इलेक्शन कमीशन भाजपा का हिस्सा है, इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त ढंग से अपना कार्य कर रहा है। तीसरी चीज मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगी, बीएलओ या बीएलए जो हर एक पार्टी का अपना व्यक्ति होता है, चुनाव आयोग ने हर एरिया मतलब बिहार हो या बंगाल हो सबको 1 से 1.5 महीने की लिमिट दी कि आप अपनी उसके लिए लोकल लेवल पे अप्लाई करिए। बूथ लेवल एजेंट का यह कर्तव्य बनता था कि आप अपनी, क्योंकि एक बीएलए के अंदर लगभग 1200 से 14 वोटर नेम आते हैं, लगभग नाम आते हैं, तो अगर आपका जो नीचे का सिस्टम था वो इतना स्ट्रॉन्ग होता तो आप उनकी वोटर लिस्ट के पास जाते, उन लोगों से कॉन्टेक्ट करते और उनके नाम वहीं पर ऐड हो जाते। लेकिन जब आपके पास में कोई प्रूफ ही नहीं है और आज हकीमपुर के ऊपर लगी हुई लाइनों में वहां के लोग ही कह रहे हैं कि हम पिछले 2 बार से लगातार वोट दे रहे थे, जबकि हम बांग्लादेश के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ वोटर आई कार्ड टीएमसी लोगों ने बनवाया, यहाँ हमारे पेपर सारे टीएमसी के लोगों ने बनवाए। तो यह खुद बताता है कि टीएमसी और इंडिया अलायंस और विपक्ष के लोग किस राजनीति तहत काम कर रहे थे, राजनीति के तहत काम कर रहे थे। सुमित जी से पूछता हूँ, सुमित जी आगे की रणनीति आपकी? हिमांशु भाई देखिए, हमारी आगे की रणनीति यही है कि पहले जिस तरीके से हम लोग अभी कोर्ट में गए हैं, हम लोगों ने पिटीशन दायर करी है कि जो 100 कुछ सीटों के ऊपर जो धांधली हुई है जिस तरीके से, उसके ऊपर चर्चा हो, और सुप्रीम कोर्ट ने वो हमारी पिटीशन एक्सेप्ट करी है कि हाँ हम हर विधानसभा से अपनी पिटीशन दायर करेंगे। वहां पे सारी चीजें उन्होंने सुनी है। हम लोगों का तो यही रहेगा कि जिस तरीके से 100 सीटों के ऊपर धांधली करके इन्होंने सरकार बनाई है उसे फिर से कराया जाए। अभी फिर उन्होंने कहा है कि 30-31 सीटों के ऊपर जो हुआ डाटा दिया है हम लोगों ने 31 सीटों के ऊपर, कि जिस तरीके से वहां पे धांधली करके, आप देखिए 12 बजे से 6 बजे तक का डाटा अभी भी चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, वीडियो क्लिपिंग नहीं जारी कर रहा है। क्यों जारी नहीं कर रहा है, ये सवाल है। मैं कह रहा नहीं, निष्पक्ष चुनाव हुआ है तो आप वैसे 6 बजे तक की तो वहां के अंदर काउंटिंग ममता जी जारी करा दें, क्यों नहीं जारी करा रही हैं? कहीं ना कहीं डर तो है। हाँ, ये कहेंगे साहब पहले आप लोग चोरी करते थे, अब चोरी हम करेंगे। ये तो रेखा गुप्ता जी का बयान है, दिल्ली की सीएम है, कि कांग्रेस ने 60 साल चोरी करी है, 60 साल चोरी करी है तो हम भी चोरी करेंगे। ये उनका बयान है रेखा गुप्ता जी का। अब ममता जी कह देंगी नहीं, ये तो बयान रेखा गुप्ता जी ने दिया ही नहीं है, वो गलत दिया है, एआई से एडिट करके बना दिया गया है। तो मैं इन सब चीजों पे नहीं जाना चाहता हूँ, पर हाँ कहीं धांधली हुई है, हम लोग की मांग है, हम तो चुनाव आयोग से मांग करेंगे, क्योंकि आपसे नहीं, क्योंकि जब हम चुनाव आयोग से बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की प्रवक्ता बन करके डिफाइन करने आ जाती है। भारत में ये अजीबोगरीब स्थिति है। फैसला चुनाव आयोग के संदर्भ में आया, भाजपा समर्थन में आके खड़ी हो गई। तो टीना जी से आखिरी टिप्पणी चाहिए। टीना जी, अब आगे क्या इरादा? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने पहले कहा कि मुंह चलाने में और देश चलाने में बहुत फर्क है। और अगर ऐसे चुनाव आगे ज्ञानेश गुप्ता जैसे अगर इनके पास लोग हैं तो ये अमेरिका में भी चुनाव जीत जाएंगे, तो पाकिस्तान में भी चुनाव। फिर आने वाले चुनाव की क्या चर्चा करें? बिहार में 65 लाख जो वोटर्स थे उनको कैसे हटाया और कैसे वहां सरकार बनाई, वो पूरे देश से देखा है। और आज सवाल उठ रहा है, चुनाव आयोग पे सवाल उठ रहा है कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है, वो इतनी मनमानी कैसे कर रहा है। एक ऐसी संवैधानिक संस्था, आज तो एक तरीके से ये कहें कि जो धांधलियां हुई हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध साबित कर दिया। एसआईआर वैध साबित थोड़ी हुआ है।
SIR तो धांधलियों को चुनाव आयोग ने वैध साबित कर दिया, कांग्रेस इस निष्कर्ष के साथ है। पर इस निष्कर्ष से आगे बात थोड़ी बन जाएगी। हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का ताजा तरीन फैसला विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका है और विपक्षी दल इस फैसले को स्वीकार करेंगे या इस फैसले के खिलाफ बड़ी बेंच या जनता के बीच जाने की कोशिश करेंगे, इसका पता तो आने वाले समय में चलेगा। लेकिन तय है कि SIR का काम और तेजी के साथ अब देश में देखें इसके आने वाले समय में परिणाम क्या होते हैं। पर आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे फिर कर्नाटक में कांग्रेस में क्या चल रहा है इस पर बात करेंगे।